विद्यार्थी, इंट्रोडक्शन कोर्स में स्वागत है आपका। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त किया था, ठीक है। और इसमें हमने आपको इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन पर आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, ठीक। आज की कक्षा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा रिव्यू आज मैं रिव्यू करूँगा नहीं, आप दोबारा उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो क्योंकि रिव्यू करने में उसको लंबा समय लग जाएगा, वो लंबी लंबी थ्योरी है। तो मैं आज थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसका मोशन किस प्रकार होगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। मोशन ऑफ ए टेस्ट चार्ज in uniform electric field, ओके। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेते हैं और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक चार्ज है Q और इस चार्ज के मोशन के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं। विद्यार्थी, अगर हम किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उसके एक्सेलरेशन के मान को समझें, उसके एक्सेलरेशन की प्रकृति को समझें। उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर हम एक्सेलरेशन हमारे पास मिल जाता है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन से हम किसी भी पार्टिकल के पोजिशंस को, उसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, v बराबर यू प्लस एटीन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं। अगर आप इसको समीकरण को लिखते हैं तब भी ठीक है, नहीं तो आप इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेट करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास एक चार्ज Q है और इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इस चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा वो होगा F बराबर Q इंटू E। तो F बराबर Q इंटू E हो गया। ये जो साइड है वो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हैं कि ये इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। यदि इससे चार्ज पार्टिकल का मास m है तो इस फोर्स का इफेक्ट ये होगा कि यह इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा करेगी और इसके लिए हम लिखेंगे मास गुने एक्सेलरेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से बराबर q इंटू ई। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा QE अब बटा में A, ओके। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल यदि आप कर रहे हैं A बराबर QE बटा M, तो इससे आप ये निकाल सकते हैं कि किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या होगी। जैसे आप अगर x निकालना चाहते हैं तो और अगर ये चार्ज पार्टिकल शुरू में रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। तो इसलिए x बराबर हम लिखेंगे हाफ a इंटू टी स्क्वायर x 1/2 QE बाई m इंटू टी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो थोड़ा सा हम इसी को लेकर एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ सकें। और इस प्रॉब्लम में दो पैरेलल प्लेट है और ये प्लेट जो है वो चार्ज की हुई है, अपोजिट चार्ज इन पर है, ओके। और ये पैरेलल प्लेट जो है वो लंबी है, इसकी लंबाई L जो है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने y ले लिया है क्योंकि ये y एक्सिस है। आप इसको x एक्सिस ले सकते हैं, आप इसको y एक्सिस ले सकते हैं। और मैंने इन प्लेटों के बीच की दूरी को कैपिटल Y से डिनोट कर दिया है। विद्यार्थी, L जो है बहुत बड़ा है कैपिटल Y से, जिसके कारण क्या होगा कि इन प्लेटों के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्योंकि यदि L का मान छोटा होता, कम होता तो एंड इफेक्ट होते और किनारों पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने L को बहुत बड़ा लिया है तो आप ये मान सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है, ओके। विद्यार्थी, एक चार्ज पार्टिकल है, ओके। और ये चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो Q है और इसकी वेलोसिटी मैंने ली है v0 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इनिशियली परपेंडिकुलर इस फील्ड में प्रवेश करता है
और जब ये इस फील्ड में प्रवेश करता है तो ये डिफ्लेक्ट होगा। इसलिए डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं है नीचे की ओर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा चार्ज पार्टिकल पर, और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस होगा कितना, y बराबर 1/2 qv/m इंटू ts पर। तो इसका जो पाथ होगा वो इस प्रकार से कर्व पाथ हो जाएगा। तो इस पूरी प्लेट से बाहर निकलने तक, मतलब L डिस्टेंस तय करने तक, इस चार्ज पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस पर डिफ्लेक्शन कितना होगा ये हमको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स होता क्यों है? विद्यार्थी, ये प्रॉब्लम्स जो है हमारे बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आधार है। जैसे आपने पिक्चर ट्यूब वाली टीवी देखी, आज तो LCD आ गया, लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि पिक्चर ट्यूब वाली टीवी होती थी और आप देखिए इसके पीछे एक इतना बड़ा सा ऐसे चोंगा ऐसा होता था। तो ये क्या होता था, ये आपको कैथोड ट्यूब होती थी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते थे वो एक्सेलरेट करते थे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, एक्सेलरेट करते थे, और एक्सेलरेट करके जब वो स्क्रीन पर टकराते थे तो वहाँ पर लाइट पैदा होती थी, और इलेक्ट्रॉन के मोशन को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कंट्रोल करके हम एक इमेज बनाते थे, और वही इमेज हम टीवी पर फिल्मों और सीरियल्स या जो भी आप कहिए उस रूप में हम देखते थे। प्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रिंटिंग कैसे होता है, जब आप मान लीजिए इसी का प्रिंटिंग करना है तो आप इसको रखते हैं और ये स्कैन करता है और उसके बाद वो दूसरे पेज पर इसको प्रिंट कर देता है, फोटोकॉपी निकाल देता है। तो वहाँ पर भी इंक जो होती है, इंक को मशीन जो है इंक को चार्ज कर देती है, और चार्ज करने के बाद वो उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके एक सर्टेन पॉइंट पर, सर्टेन डिस्टेंस पर, सर्टेन वाई पर जाकर प्रोजेक्ट कर देती है। मतलब उस जो इंक के जो चार्ज पार्टिकल, इंक जो है वो जब इंक को चार्ज कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उसको मन मुताबिक एक्सेलरेट करके मन मुताबिक जगह पर प्रिंट किया जा सकता है। तो ये हमारी जो दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये सिंपल मॉडल है, अगर आप इसको इस ऊपर और नीचे आपने प्लेट लगाया है, अगर लेफ्ट एंड राइट साइड में भी आप प्लेट लगा देते हैं तो आप एक कंप्लीटली एक तरह से टीवी बना सकते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी एंगल पर एक्सेलरेट करा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके। क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। थोड़ा सा गौर करते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन y इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 QE/m। QE/m क्या है, एक्सेलरेशन है। ये चार्ज जो है इसके पास एक मास तो होगा ही, और ये मास मैंने m ले लिया है। तो 1/2 QE/m इंटू t²। ओके, अब t हम नहीं जानते हैं। अगर हमारे पास t आ जाए, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, हमारे पास L है, हमारे पास Y है, हमारे पास V0 है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि यह चार्ज पार्टिकल कब तक एक्सेलरेट करेगा, जब तक ये इन प्लेट के बीच में है। मतलब ये L लंबाई तक चलते चलते ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि L लंबाई तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। जिसका मतलब है कि इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स कब तक लगेगा, उतने समय तक लगेगा जब तक ये चार्ज पार्टिकल L लेंथ तय नहीं कर लेता है। क्योंकि यहाँ देखें तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि V0 वेलोसिटी से यह कितना डिस्टेंस तय करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, L डिस्टेंस तय करेगा, और L डिस्टेंस तय करने में लगा जो समय होगा वह वही समय है जितने देरी में यह इस प्लेट के बीच में है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए टाइम t इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ L और बटा में वेलोसिटी V0, और इसको ले जाकर यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और हमारा y बराबर हो जाएगा 1/2 QE/m इंटू L² बटा में V0²। और ये जो वैल्यू हो गया ये y का वैल्यू है जो डिफ्लेक्शन बताएगा। और इस डिफ्लेक्शन का जो मान है, अब अगर आप यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा देते हैं तो आप जिस पॉइंट पर चाहेंगे, जिस y कोऑर्डिनेट पर आप चाहते हैं
कि ये चार्ज जाकर टकराए, वहाँ ये टकरा सकता है। अगर ये आप इसको पेपर की तरह समझ लीजिए, ये A4 साइज का पेपर है और ये इंक की तरह है, जो कि प्रिंटर के अंदर इंक है, और आपको प्रिंट करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट करना है तो उस डॉक्यूमेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में आप अप्लाई कर देते हैं। वो इन्फॉर्मेशन इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रूप में अप्लाई हो जाता है, और आप क्या कर सकते हैं, मन मुताबिक जगह पर इस A4 साइज पेपर के मन मुताबिक जगह पर, चूंकि y के लिए आपके पास एक मान है, तो मन मुताबिक जगह पर आप इस इंक को ले जाकर यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, तो आपके पास जो पेपर है, पेपर पर जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, उसका कोई ना कोई तो फंक्शन होगा ना, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है इसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन तो होगा, तो उस मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर लगा दें तो यह हमें प्रिंटर बना सकते हैं। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो प्रिंटर है वो इसी सिंपल कंसेप्ट पर बना हुआ है, लेकिन हाँ वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना सिंपल है नहीं। तो यहाँ पर हम देखें कि चार्ज पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, इसके द्वारा हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, एक प्लेट है और प्लेट की लंबाई l है, और यहाँ पर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया है, और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जिस पॉइंट पर ये चार्ज पार्टिकल आकर टकराएंगे वहाँ स्पॉट या डॉट बन जाएंगे। तो यदि हमको हमारे पास इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अननोन है, हम नहीं जानते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस थ्योरी से। तो यहाँ E बराबर क्या हो जाएगा, 2ym बटा में QE L स्क्वायर इंटू V0 स्क्वायर। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट है जिस पर आप y को मेजर कर सकते हैं, आपके पास चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि चार्ज का मान कितना है, कितना कूलाम का ये चार्ज है, इस अननोन चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इसको आप नहीं जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप चार्ज का भी मान निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे Q इक्वल टू 2ym बटा E इंटू L स्क्वायर इंटू V0 स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा आप इस चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक लोग किसी अननोन चार्ज को इसी प्रकार से एक्सेलरेट कराकर और उसके डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करके ये जान लेते हैं कि उस चार्ज का नेचर क्या है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, नेगेटिव चार्ज है तो डिफ्लेक्शन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा। और यदि वो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए, अगर y बराबर 0 आप ले लेते हैं तो आपका कोई डिफ्लेक्शन आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे y बराबर 0 कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मान लीजिए यहाँ न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, तो q भी इसका कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप एक सिंपल थ्योरी है और इससे आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन को समझ सकते हैं। ओके विद्यार्थी, यहाँ के बाद मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसका मोशन कैसा होगा। ओके, और साथ में उसकी एनर्जी क्या होगी अगर हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ठीक है, तो आइए हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है। तो ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है। आप जानते हैं ये जो चार्ज है प्लस, ये जो चार्ज क्या है माइनस है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। विद्यार्थी, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का कोण कितना है, थीटा है। चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। विद्यार्थी आप देखिए इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है Q इंटू ई और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है माइनस Q इंटू ई। अब यहाँ पर देखिए
ये Q इंटू ई आई डायरेक्शन में है और ये माइनस आई डायरेक्शन में है। यहाँ आप यूनिट वेक्टर दिखा दीजिए, आई डायरेक्शन हो गया और ये जे डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए क्यू ई आई डायरेक्शन माइनस क्यू ई माइनस आई डायरेक्शन। तो अगर आप नेट फोर्स निकालते हैं, सम ऑफ द फोर्स जो होगा वो डाइपोल पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई आई डायरेक्शन और प्लस क्यू ई माइनस आई डायरेक्शन इक्वल टू कितना होगा 0। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आप कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रख रहे हैं तो इस पर नेट जो फोर्स होता है वो कितना होता है 0 होता है। लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या होगा? यदि यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो क्या है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी अधिक है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स का मान जो होगा वो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि F जो निगेटिव है वो हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई आई कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई आई कैप। लेकिन यह जो मान है वो कम होगा क्योंकि यहाँ पर E पॉजिटिव जो है वो कम है, यहाँ E निगेटिव जो है वो अधिक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो नेट जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर अप्लाई होगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, लेकिन हमको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम अभी स्टडी नहीं करेंगे। टॉर्क, अगर ये फोर्स 0 लग रहा है तो क्या टॉर्क भी 0 लगेगा? देखते हैं। अगर आप इस मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट को C मान लेते हैं और इसके पर इसके रोटेशन को देखने का प्रयास करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a हो जाएगा। सेंटर से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस a, सेंटर से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? a हो जाएगा। विद्यार्थी a जो है वो एक रेडियस वेक्टर की तरह काम करेगा और रेडियस वेक्टर और फोर्स के बीच का जो कोण होता है वह कोण जो होगा वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपको टॉर्क का मान प्रदान करेगा। ठीक है, तो यदि आप टॉर्क लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज पर टॉर्क, तो पॉजिटिव चार्ज पर टॉर्क लिखेंगे तो बीच का डिस्टेंस कितना है? a है। फोर्स कितना है? QE और एंगल कितना है? साइन थीटा और डायरेक्शन क्या है? आपको डायरेक्शन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दें विद्यार्थी, ये है XY प्लेन या IJ प्लेन। मैं आपका फोर्स I प्लेन में है, आपका जो I डायरेक्शन में है और आपका R यूनिट वेक्टर जो है IJ प्लेन में है। तो इसका मतलब है कि अगर आप टॉर्क कैलकुलेट करते हैं तो टॉर्क जो होता है वो आपको फोर्स और रेडियस वेक्टर के लंबवत होता है। तो राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड रूल कहता है कि टॉर्क का डायरेक्शन जो होता है वो R क्रॉस F के डायरेक्शन में होता है। R हो गया इधर, F इधर। तो ब्लैक बोर्ड के किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस K डायरेक्शन। तो उसी प्रकार से यदि आप निगेटिव चार्ज पर टॉर्क निकालना चाहते हैं तो निगेटिव चार्ज पर टॉर्क निकालेंगे तो ये हो गया आपको रेडियस वेक्टर कितना है? a है। फोर्स कितना लग रहा है? q इंटू ई लग रहा है। एंगल बीच का लिखेंगे साइन थीटा और इसका भी जो डायरेक्शन होगा अगर आप निकाल रहे हैं तो ये हो गया r और ये हो गया f। r क्रॉस f बोर्ड के अंदर होगा माइनस k डायरेक्शन। तो यहाँ देखिए टॉर्क पॉजिटिव और टॉर्क नेगेटिव का जो डायरेक्शन है सेम है। इसका मतलब है कि टॉर्क पॉजिटिव और टॉर्क नेगेटिव कैंसिल नहीं होंगे बल्कि क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसलिए टॉर्क ऑन डाइपोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a, दोनों को ऐड कर देते हैं, QE sin थीटा माइनस k डायरेक्शन। ये क्वांटिटी क्या है? 2a इंटू q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है बीच के डिस्टेंस 2a और इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज q। तो 2a इंटू q बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और यहाँ पहले से E है साइन थीटा माइनस के डायरेक्शन। अब थोड़ा सा गौर कीजिए तो माइनस के डायरेक्शन PE साइन थीटा माइनस के डायरेक्शन प्राप्त हुआ है तो इसको हम एक नए तरीके से लिख सकते हैं और वो तरीका है P क्रॉस E। तो टॉर्क डाइपोल को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। आप कहेंगे ये कैसे मैंने लिख दिया? देखिए अगर आप ये आपका हो गया P वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? P वेक्टर। और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। एंगल कितना है? थीटा है। फर्स्ट वेक्टर P है, सेकंड वेक्टर E है। तो P क्रॉस E फर्स्ट वेक्टर की ओर अपने राइट हैंड को हथेली को रखिए और उसको मोड़िए सेकंड वेक्टर की ओर। किधर जा रहा है? बोर्ड के अंदर जा रहा है ना। तो इसका मतलब अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है तो P क्रॉस E को हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा और डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है तो कितना लिख सकते हैं? माइनस के। यही ना मैंने यहाँ से लिख दिया है।
तो इस प्रकार, इसलिए क्या हो जाएगा, टॉर्क डाइपोल बराबर P क्रॉस E हो जाएगा। अब ये आपका जो हो गया, ये आपका मान हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क के लिए। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, यदि ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो यह टॉर्क हमेशा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को के एंगल को रिड्यूस करके और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन वही होती है जिसमें आपका इस डाइपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगे। तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पर मिलेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, टॉर्क डाइपोल बराबर हो जाएगा PE साइन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है कि ये डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल हम रखते हैं और ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ये माइनस और ये प्लस और ये पॉइंट C हो गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये है वेक्टर P, इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, स्मॉल एंगल के लिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल पर, और उसके बाद हम इसको छोड़ते हैं, तो क्या ये ऑसिलेशन करेगा? मुझे लगता है ये ऑसिलेशन करेगा, क्योंकि इस पर लगने वाला जो टॉर्क है हमेशा इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने का प्रयास कर रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के में लाने का प्रयास कर रहा है, तो अगर आप डाइपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए या क्लॉकवाइज घुमाइए और उसके बाद यदि आप छोड़िएगा, तो दोनों अवस्थाओं में यह हमेशा अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आने का प्रयास करेगा। इसलिए क्या करेगा, एक इसमें एक ऑसिलेशन पैदा हो जाएगा, और इसी ऑसिलेशन का हमको टाइम पीरियड हम देखते हैं कितना होगा। थोड़ा सा गौर करते हैं, टॉर्क डाइपोल बराबर है P क्रॉस E, या इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा। लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, तो ये जो टॉर्क लग रहा है ये हमेशा थीटा को घटाने का प्रयास कर रहा है, हमेशा चाह रहा है कि थीटा क्या हो जाए, घट जाए, कम हो जाए, कम होकर अपने न्यूनतम मान की ओर चला जाए। तो इसका मतलब है हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस साइन। माइनस साइन लगाने का मतलब है कि ये बताता है कि टॉर्क जो है वो हमेशा थीटा को रिड्यूस करने का प्रयास कर रहा है। ओके, आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए विद्यार्थी, यदि आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस करा रहे हैं, यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर जा रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर जा रहा है, तो यहाँ थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और मैंने माइनस साइन लगाया है। अब देखिए माइनस साइन कैसे ये ऑब्जर्व हो जाएगा, PE माइनस साइन थीटा, PE साइन माइनस थीटा। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, अगर ये अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस मैंने कर दिया, और जब ये छोड़ा जाएगा तो किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एंगल थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका है कि जो टॉर्क होता है वो आपके एंगल को हमेशा डिक्रीज कराने का प्रयास करता है, ताकि वो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपके सिस्टम को ला सके। तो टॉर्क डाइपोल बराबर माइनस PE साइन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर लिख सकते हैं I इंटू डी स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर। चूंकि आप इंट्रोडक्शन कोर्स में हैं इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, I इंटू डी स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर। विद्यार्थी माइनस PE, इसको हम थीटा लिख देते हैं। अब आप कहेंगे थीटा क्यों लिख दिया, अगर एंगल स्मॉल है, क्योंकि मैंने इसको बोला है कि स्मॉल एंगल के लिए हम स्मॉल एंगल पर इसको हमने डिस्प्लेस किया है, तो क्या हो जाएगा, यदि थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको डी स्क्वायर थीटा बटा dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस PEI थीटा। ये किसका इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन, SHM का यह इक्वेशन है। और इस SHM के इक्वेशन में ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बराबर PE बटा कितना हो गया, I हो गया। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा रूट अंडर PE बटा I, और इसलिए टाइम पीरियड जो होगा, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। तो t बराबर 2 पाई और रूट अंडर I बटा P इंटू। ओके, तो ये आपका टाइम पीरियड का मान होगा। अब आप देखिए टाइम पीरियड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा और ऑसिलेशन जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ओके,
विद्यार्थी अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एनर्जी क्या होती है, इसमें इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो विद्यार्थी आप जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हो जाएगा टॉर्क इनटू डी थीटा, थीटा आई से थीटा एफ। थोड़ा सा गौर करते हैं कि थीटा आई हम क्या ले रहे हैं। इनिशियली हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 एंगल पर रखते हैं इनिशियली, क्योंकि जब हम इसको 90 एंगल पर रखते हैं तो P क्रॉस E बराबर PE साइन 90 होता है और इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जब हम इसको रख रहे हैं 90 एंगल पर तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो हम इसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट्स मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू कितना लेंगे 90 लेंगे, या हम इसको लिखेंगे पाई बाई 2। और इस अवस्था में हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी यूआई को कितना ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, क्योंकि इस अवस्था में टॉर्क लग नहीं रहा है। तो मैंने इसको अपना इनिशियल कंडीशन लिया और इस अवस्था में हमने पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना है 0 माना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो उसमें उसका अंतर इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले रहे हैं, आप किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ui इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब मान लेते हैं इसको हम रोटेट कराकर थीटा एंगल पर लेकर आते हैं। कितने एंगल पर लेकर आ रहे हैं थीटा एंगल पर लेकर आ रहे हैं। तो इस अवस्था में हमारा थीटा एफ इक्वल टू कितना होगा थीटा होगा, और साथ में ही हमारा इस अवस्था में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे यू थीटा मान लेंगे। ये कोई भी कोण हो सकता है, थीटा एफ कोई भी कोण हो सकता है। तो डेल्टा यू को हम लिखेंगे यू एफ माइनस यू आई इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा, थीटा एल से थीटा एफ। यू एफ को हमने यू थीटा ले लिया है और यू आई को मैंने कितना लिया है 0 लिया है। थीटा आई हमारा कितना है पाई बाई 2 है, और थीटा एफ कितना है थीटा है, इसको मैंने यहाँ थीटा लिया है एंगल। और टाउ को हम ले लेते हैं, टॉर्क है हमारा पी साइन थीटा डी थीटा, यहां से P क्रॉस E P साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके विद्यार्थी, u थीटा इंटीग्रेशन पाई बाई 2 थीटा से पाई बाई 2 से थीटा हो जाएगा। P बाहर निकाल देते हैं, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लिमिट हम रख रहे हैं u थीटा इक्वल टू P सबसे पहले लोअर लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट रखते हैं माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद माइनस और कॉस पाई बाई 2 यू थीटा इक्वल टू पीई। ये टर्म जो होगा 0 होगा, कॉस 90, और ये माइनस यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं यू थीटा बराबर माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी, इसलिए पी ई कॉस थीटा इक्वल टू होगा पी डॉट ई, लेकिन माइनस साइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास किसी एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया मान प्राप्त हो गया, और यह मान क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और E के डॉट प्रोडक्ट के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, वो एंगल का किस प्रकार एंगल पर वैरी करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए विद्यार्थी, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ पर। ये हमारे पास है यू थीटा और ये हमारे पास है थीटा। थोड़ा सा गौर करते हैं विद्यार्थी, हमारे पास जो फंक्शन है वो है माइनस पीई कॉस थीटा। सबसे पहले ये देखिए कि कॉस थीटा का ग्राफ किस प्रकार होता है। कॉस थीटा थीटा है तो कॉस थीटा का ग्राफ इस प्रकार होता है, क्योंकि थीटा बराबर 0 पर ये अपना मैक्सिमम मान +1 प्राप्त करता है। अगर आप यहाँ माइनस लगाते हैं तो अंतर क्या होगा, बस ये होगा कि ये जो ग्राफ है ये इन्वर्ट कर जाएगा। अब ये यहां से नहीं शुरू होगा, +1 से नहीं होकर -1 से शुरू होगा, और ये ग्राफ बस इन्वर्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ये हो गया प्लस पी, ये हो गया माइनस पी। विद्यार्थी, यदि आप थीटा बराबर 0 लेते हैं तो थीटा बराबर 0 लेने का मतलब cos 0 और इसका मान होगा माइनस पी, अर्थात ये ग्राफ जो होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। पहले यहां से cos का शुरू होगा तो माइनस cos का जो होगा वो एकदम 180 डिग्री, वो 180 नहीं, इसको आप बोलेंगे फ्लिप अप कर जाएगा इस प्रकार से।
तो ये इस प्रकार से शुरू होगा। ओके, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि हमको ज्यादा इधर मैं बढ़ा देता हूं और इसको मैं यहां से ऐसे बढ़ा और ये यहां मैं ऐसे बढ़ा देता हूं इसको। ठीक है, अब आप थोड़ा समझिएगा, ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया और ये कितना हो गया, पाई हो गया। अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये है मिनिमा पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा पॉइंट है। क्योंकि पोटेंशियल के लिए मैक्सिमा पॉइंट है, पोटेंशियल के लिए मिनिमा पॉइंट है। तो पोटेंशियल के लिए यदि मिनिमा पॉइंट पर आपकी जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अर्थात अगर किसी डाइपोल की ऊर्जा -Pe है, न्यूनतम एनर्जी है, तो ग्राफ से स्पष्ट है कि वो किस अवस्था में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और इसका क्या मतलब निकलता है, -P एनर्जी कब हो सकती है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P और इलेक्ट्रिक फील्ड E एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाकर लाइन अप हो जाए और उसके P वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो उस अवस्था में इसकी जो एनर्जी होगी न्यूनतम होगी। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखिए cos 0 रखेंगे तो एनर्जी कितनी होगी, -Pe। और यहाँ ग्राफ पर भी देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, मिनिमा ग्राफ आ रहा है। विद्यार्थी, ये जो पॉइंट है इसको हम मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, और इस पॉइंट पर इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, +P × E है। तो ये कब हो सकता है, जब यहाँ पर हम पाई एंगल लें, cos π =1 प्लस। इसका मतलब है कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल 180 डिग्री कोण पर रख दिए जाए, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस दिशा में, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, इसलिए कोण कितना होगा, पाई होगा। और इस अवस्था में इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमा पॉइंट पर ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब गौर करते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, P वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, और अगर हम इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये वापस कहाँ आ जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, वापस P और E एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, अगर P और E एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करके क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा 180 डिग्री पर, और प्लस यहां आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, और P की जो दिशा होगी वो E के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यदि हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं डाइपोल को, यदि वो एक दूसरे से 180 डिग्री कोण पर है, तो वो एक चक्कर लगाने वो क्या करेंगे, हाफ चक्कर लगाकर और क्या होंगे, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चले आएंगे, और इस प्रकार से क्या करेंगे, वो एक एनर्जी रिलीज करेंगे। अब ये एनर्जी कितनी रिलीज करेंगे, थोड़ा सा गौर करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी जो एनर्जी है वो -Pe है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इसकी एनर्जी जो है +Pe है। ये अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी इसकी है Pe, और फाइनल जो इसकी एनर्जी है वो हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए -P × E। तो एनर्जी में अंतर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एनर्जी इसकी हो जाएगी 2Pe। इसका मतलब है कि जब कोई भी आपका डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, +2P × Pe। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री पर यदि आप किसी डाइपोल को घुमाते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो उसकी ऊर्जा जो होती है वो 2Pe चेंज हो जाती है। ओके, तो कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप यहाँ देखिए, θ = 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, θ = π पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और θ = π/2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और चूंकि आज का मेरा जो लेक्चर है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो है गॉस लॉ। थैंक यू।